अपने प्रदेश की जलवायु में कई प्रकार के मसाले वर्गीय फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। बस जरूरत है इनकी खेती में वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाया जाए। चूंकि अभी हल्दी की बुआई का उत्तम समय चल रहा है, तो जो किसान हल्दी की खेती करने जा रहे हैं वे इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई किस तरह से करें, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र लादा मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से। देखिए, हल्दी लगाने का मुख्य समय अभी चल रहा है। इसको हम 15 मई तक लगा सकते हैं। बहुत सारे किसान हमारा 15 मई के बाद तक भी लगाते हैं, तो लेकिन उनको उत्पादन कम मिलता है, तो यह उपयुक्त समय चल रहा है। हल्दी में हमारा मुख्य रूप से अभी हमारा इस बिहार के कंडीशन में 2 प्रभेद जो है, जिसको हम लोग राजेंद्र सोनिया और एक राजेंद्र सोनाली, यह प्रभेद हमारा बहुत ही अच्छा है और इसका उत्पादन क्षमता भी बहुत ही काफ़ी मतलब अच्छी है। इसमें अगर औसत उत्पादन की बात करें तो 400 से लेकर के 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमारा इसका उत्पादन गया है। और किसान के क्षेत्र पर भी बहुत सारे किसान इसको लगा करके भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि उनको जो है इतना उत्पादन देने वाली प्रभेद का जो है विकास हुआ है और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हमारा किसान भाइयों से सबमिशन यही रहेगा कि राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली को अवश्य लगाएं और इसका बीज हमारे विश्वविद्यालय में भी है और बहुत सारे हमारे किसान इसका बीज उत्पादन करके भी तैयार करके अन्य किसानों को भी दे रहे हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। मिश्रित फसल में 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें। कंद पर कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। बीज उपचार की विधि, प्रति लीटर पानी में 2.5 ग्राम थीरम या मैंकोजेब मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल में कंद को 30 से 35 मिनट तक भिगोकर रखें। बीज उपचार के बाद कंद को छांव में सुखाकर ही बुआई करें। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए दोमट, जलोढ़ जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। हल्दी के लिए मुख्य रूप से कम 3-4 जुताई होनी चाहिए और 1-2 गहरी जुताई भी होनी चाहिए। और जुताई के समय हम अगर उसमें 300 कुंटल गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, कंपोस्ट अथवा बर्मी कंपोस्ट भी मिल जाए तो उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बर्मी कंपोस्ट का डोज थोड़ा कम होगा। इसमें मुख्य रूप से जो हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो जो हमारा मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और इसी तरह से हमारा 80 किलोग्राम पोटास का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का आधी मात्रा बुआई के समय देना है और शेष जो आधी मात्रा है वो हम उपरिवेशन के रूप में हम एक तो बुआई के 40-45 दिन बाद और दूसरा हमारा 80 से 90 दिन के बाद हम मिट्टी चढ़ाने के बाद हम देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह फर्टिलाइजर का डोज होता है। हल्दी की बुआई समतल खेत और मेड़ दोनों ही प्रकार से की जा सकती है। पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और कंद से कंद के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। कंद की बुआई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। और उसके अलावा जो लगाने का जो दूरी है, वह लगाने का दूरी हमारा मुख्य रूप से वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हमारा अच्छी किस्म का वैरायटी है तो उसको हम 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लाइन से लाइन का दूरी रखते हैं और कंद से कंद का दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर पर हम कूड़ में लगाते हैं। तो इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। हल्दी की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। हल्दी में पहली निराई गुड़ाई 35 से 40 दिन के अंतराल पर करें। दूसरी निराई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद करनी चाहिए। प्रत्येक निराई गुड़ाई के समय जड़ों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा जो मुख्य रूप से हम हल्दी में एक प्रकार से अगर हम कहें तो इसमें हम मल्चिंग का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो फसल अवशेष जो भी हमारा होता है, अगर उस खेत में पिछले बार हल्दी लगा हुआ है तो उसके पुआल, उसके पत्तों को, चाहे पुआल को भी मल्च के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हल्दी हमारा इस जिले का, समस्तीपुर का मुख्य फसल भी है, तो इसीलिए इसमें का हम
इंटरक्रॉपिंग के रूप में बगीचे में भी लगा सकते हैं, आम के बगीचे में लगा सकते हैं, हम आपका लीची के बगीचे में लगा सकते हैं। यानी हल्दी को हम साइड लविंग क्रॉप भी कहते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में बहुत से भूमिहीन किसान और युवक सूकर पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, लेकिन इस व्यवसाय से वे उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। इसका मुख्य कारण है किसानों द्वारा मौसम के अनुरूप इनकी सही देखरेख और प्रबंधनों को नहीं अपनाना। तो चलिए इनके सही प्रबंधन के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र कुमार से। सूकर पालन में देखभाल करने की बहुत ही ज़रूरत है कि वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन की जाए। अभी खास करके अभी का जो मौसम है, मौसम बदल रहा है। अभी देख रहे हैं कि शाम का टेम्परेचर कम होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है, और वातावरण का जो तापमान है में उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को मिल रहा है। गर्मी का मौसम भी आने वाला है। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि आवास व्यवस्था, जो कि अभी खास करके देखा जाता है कि दिन में मौसम का तापमान अधिक है, शाम में मौसम का तापमान घट जाता है। इस समय अगर हम लोग आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे तो कोल्ड स्ट्रोक जो कहते हैं कि ठंड लगना, इसमें खास करके जो छोटे छौने होते हैं उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी के मौसम में आवास में मुख्य रूप से देखा जाता है कि आवास को अच्छी तरह से खास करके शाम में कवर्ड करके रखें। बेडिंग की व्यवस्था अवश्य रखें। बेडिंग का मतलब है पुआल वगैरह आप जरूर बिछा दें, जहाँ पे खास करके छोटे छौने हैं या जो बच्चे अलग हो गए हैं मादा से, 2 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, उसमें विशेष रूप से देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आवास व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, आवास पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दे, ताकि आवास में हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। उसके अलावा खान पान की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। अभी बदलते मौसम में देखा जाता है कि जो पशु होते हैं उसकी इम्यूनिटी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। तो इस समय खान पान की व्यवस्था में संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार जो होता है 3 तरह का होता है। इसमें क्रीप राशन, ग्रोअर राशन और फिनिशर राशन की जो हम लोग बात करते हैं, वो 3 तरह का हम लोग आहार देते हैं। तो ग्रोअर राशन खास करके वैसे सूकर जो जिनकी उम्र 2 महीने से अधिक हो गई हो, वो दूध जो है वो छुड़ा दिया गया हो, तो उसको हम लोग ग्रोअर राशन पे रखते हैं। और जब सूकरों की उम्र 4 से 5 महीना हो जाए या वजन 45 किलो से अधिक हो जाता है तो फिर हम उसको फिनिशर राशन पे रखते हैं। तो इसमें संतुलित आहार देने से होता है कि उनमें इम्यूनिटी अधिक होती है, बीमारियां होने की संभावना कम होती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं।
वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। तो आप खान पान पे अवश्य ध्यान दें। और सूकरों में देखा जाता है कि हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग दाना मिश्रण जो हम लोग बात करते हैं, क्रीप राशन, ग्रोअर राशन, फिनिशर राशन, इसके अलावा जो बेकार खाद्य पदार्थ है वो भी सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे घर का बचा हुआ खाना या फिर जो खेतों से जो बेकार पत्ते निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, वो सब दे सकते हैं। फल फूल जो होते हैं जो कि मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होते हैं, वैसे फल फूल को भी हम लोग सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बीमारियां जो ज़्यादातर वैसे सूकर को ग्रसित करते हैं जो कि बहुत दुबले पतले होते हैं, सही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा हो, तो उसमें बीमारियां होने की संभावना इस समय बदलते मौसम में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज है कि इस समय जो मौसम होता है, अभी देखा जाता है कि दो चीज बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। एक विषाणु जनित रोग जैसे स्वाइन फीवर का इस समय बहुत ही प्रकोप होता है। जब इसे गर्मी का मौसम आता है, आप देखेंगे अप्रैल मई में इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है। स्वाइन फीवर अचानक से सूकरों को प्रभावित करता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी का मौसम सबसे अच्छा है कि अभी जो है बीमारी को रोकने के लिए आप उसमें स्वाइन फीवर टीका आप अवश्य लगाएं। स्वाइन फीवर टीका, पहला टीका 2 महीने की उम्र में लगाते हैं और उसके बाद हर साल में एक बार उसका टीकाकरण करते हैं। वैसे पशु जिनका टीकाकरण नहीं किया हो, अभी अच्छा समय है, आप उसका टीकाकरण कर दें। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। ज्यादातर किसान जो सूकर पालन करते हैं, चाहे वो घर के अंदर बंद करके रखते हैं या खुली विधि पे रखते हैं, तो इससे बचाने के लिए नियमित रूप से हर 4 महीने पे, अगर आप खुली विधि से रख रहे हैं तो 4 महीने में एक बार कृमि नाशक दवा, इसमें अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल नामक दवा जो है डॉक्टर की सलाह लेकर के आप अवश्य दें के लिए। और साथ ही साथ जो है कि बी का प्रकोप हो रहा है, गर्मी से बचाव के लिए आप आवास के आसपास में पेड़ पौधे लगाएं। ठंडा हो गया तो आवास को पूरा खुला छोड़ देते हैं, तो उसको शाम में अच्छी तरह से उसको बंद कर दें कि जब शाम का वातावरण तापमान जो है कम हो जाता है, उस समय जो हमारे पशु हैं, जो सूकर हैं, उसको ये प्रभावित नहीं करे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पानी की कमी के चलते बहुत से किसान खेती नहीं कर पाते हैं और ऐसे में किसानों को अपना जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम गांव भैराणा, जिला जयपुर के ऐसे सफल किसान सुरेन अवाना से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पानी की समस्या को देखते हुए बेर का बाग लगाया और आज वे बेर के बाग से अच्छे फलों का उत्पादन ले रहे हैं। तो बेर की सफल बागवानी का राज क्या है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। राज्य के शुष्क क्षेत्रों में बेर की बागवानी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि कम पानी और कम खर्च में किसान बेर की बागवानी करके अच्छी आय कमा रहे हैं। देखिए, अपन खड़े हैं ये
बेर का बगीचा है। ये 1 बीघा में करीब 100 पेड़ हैं, जिसमें गोला और उमरान 2 वैरायटी इसलिए लगाई हैं कि गोला ये करीब 15 जनवरी को पकना शुरू हो जाता है और 15 जनवरी से ये चलेगा फरवरी एंड तक, 1.5 महीने, और फिर 15-20 फरवरी के बाद उमरान पकना शुरू हो जाएगा, जो लगभग 31 मार्च के बाद तक चलेगा। यानी ये दोनों वैरायटी अगर किसान लगाता है तो उसको 3 महीने तक फ्रूट मिलेंगे। ये 20 बाय पौधे से पौधे की दूरी है 20 फीट और लाइन से लाइन भी 20 फीट है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको पानी कम चाहिए और दूसरी लेबर और खाद भी कम चाहिए। बेर के बाग में इनको अधिक कुछ कार्यों को करने की जरूरत नहीं रहती और कम मेहनत में इनको बेर के बाग से अधिक फल उत्पादन मिल रहा है। फलों के उत्पादन के साथ ही किसान बेर के पौधों की पत्तियों को अपने पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। बेर के फलों की तुड़ाई के बाद बेर के पौधों की कटाई छटाई करनी पड़ती है। ये किसान अप्रैल मई के महीने में बेर के पौधों की कटाई छटाई करते हैं। कटाई छटाई करने से बेर के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। और जैसे इस फार्म पर हमारे भेड़ और बकरी हैं, अभी 31 मार्च के बाद अप्रैल एंड या मई में इसको 2-2, 3-3 फीट पे छांक देंगे और ये चारा बकरियों के काम आ जाएगा। और उसके बाद ये जगह करीब करीब अगस्त सितंबर तक खाली रहेगी, उसके बाद इनमें फुटान आएगी। तो किसान भाई चाहें तो इसके अंदर बरसात वाले मौसम में कोई भी अनाज है, सब्जी है, वो भी ले सकते हैं। बेर के बाग में ये किसान ड्रिप के द्वारा सिंचाई करते हैं, जिससे कम पानी में अधिक एरिया में आसानी से सिंचाई हो जाती है। और अभी जो ये 2nd ईयर है इनकी, पहली साल जब बेर आए थे, पहले 1 साल में ही तो फ्रूट आ गए और पहली साल आए एक पेड़ पे 25 किलो। इस बार एवरेज एक पेड़ पे आएंगे एवरेज 50 किलो, तीसरे साल आएंगे एवरेज 75 किलो और चौथी साल इसमें फुल फ्रूट आएंगे 100 किलो के लगभग एवरेज एक पेड़ पे। तो इस तरह से किसान भाई कम लागत में, कम पानी में, कम खाद में और इसका फ्रूट के बाद चारा भी ले सकता है, तो इसमें बहुत फायदा है। राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए, मरुस्थल एरिया को देखते हुए बेर की इसके अलावा भी और वैरायटी है। किसान 5-7 वैरायटी में से कोई सी भी लगाना चाहे बेर अवश्य लगाए। अगर फिर भी किसी किसान के अगर बीच में कोई जगह कम पड़ रही है तो ये मेड़ के ऊपर भी एक लाइन इसकी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप भी बेर की बागवानी करना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का चयन करके कम पानी में बेर की बागवानी करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको पानी कम चाहिए और दूसरी लेबर और खाद भी कम चाहिए। राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए, मरुस्थल एरिया को देखते हुए कम लागत में, कम पानी में, कम खाद में और इसका फ्रूट के बाद चारा भी ले सकता है, तो इसमें बहुत फायदा है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसलपुर, जिला रांची के कृषक ब्रजलाल महतो ने। ये ट्रैक्टर की उचित देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजलाल महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ट्रैक्टर कृषि में उपयोग होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, लेकिन किसान बंधु इसका सही से रख रखाव नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो अपने समय से पहले ही घट जाती है। ट्रैक्टर का अगर हम खेतों में अगर उपयोग कर चुके हैं तो उसके लिए हमें उसके बाद हमें इसे साफ सफाई की ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि सफाई में हमें सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है कि इसे आप पानी से धो के फिर सूखे कपड़े से इसे पोंछ के इसे शेड में रखें ताकि इस पे धूप का प्रभाव ना पड़े। ट्रैक्टर को धोकर शेड के नीचे खड़ा करें। यदि ट्रैक्टर में कुछ खराब है तो उसे ठीक करवा लेना चाहिए। सभी ग्रीस वाले स्थान को डीजल से साफ कर दोबारा नई ग्रीस भर देनी चाहिए। बैटरी को गर्म पानी से साफ करें और बैटरी टर्मिनल को साफ कर पेट्रोलियम जेली का लेप करें।
जैसे ट्रैक्टर में उपयोग होने वाली बैटरी है, तो बैटरी में हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पे जहाँ पे भी इनके कनेक्शंस है वो कनेक्शन सही से लगे हुए होने चाहिए, एवं जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे वो कनेक्शन टाइट होने चाहिए, वहाँ पे लुब्रिकेशन होना चाहिए। ट्रैक्टर के जो बैटरीज होते हैं वो सही से चार्ज होने चाहिए। चार्ज देने समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि चार्ज जो है वो फुल चार्ज करें ट्रैक्टर। हम जो इसमें पानी का लेवल होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लगभग जो उसमें प्लेट्स लगे होते हैं उसमें से 10 mm जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे जो है आपकी बैटरी की उम्र है वो ज़्यादा रहती है। यदि ट्रैक्टर को लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो बैटरी की तार को अलग कर देना चाहिए और समय समय पर बैटरी को चार्ज करते रहना चाहिए। गियर का उपयोग बार बार होने के कारण उनमें मौजूद तेल कम हो जाता है। गियर बॉक्स में तेल की जांच अवश्य करें। 1 हफ्ते काम में लेने के बाद ट्रैक्टर के कई हिस्सों में ग्रीस की मात्रा कम हो जाती है, जैसे क्लच शॉट, बेयरिंग, ब्रेक कंट्रोल, पंखे का वॉशर, सामने वाले पहिए का हब, टाई रॉड, रेडियस क्रॉस आदि। इन पर ग्रीस अवश्य लगवाएं। जैसे कि इसमें हमारा टायर होता है, तो अगर हम टायर की बात करें तो टायर के रखरखाव के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जो ध्यान देने की जो बातें ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि इसका प्रेशर। टायर का प्रेशर जो है वो हमेशा जो उसके मैनुअल में दिए गए प्रेशर के अनुसार ही होनी चाहिए। टायर का जो पहला चक्का है उसमें प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है पिछले चक्के के मुकाबले। ऐसे पहले चक्के का जो प्रेशर होता है वो 2 kg/cm² होता है और जो पिछले चक्के का जो प्रेशर होता है वो प्रायः 1 kg/cm² होता है। एवं इसमें हमेशा एक ब्लास्टिंग की, अगर आप इसमें कृषि यंत्र, भारी यंत्र लगा रहे हैं और उसका खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ट्रैक्टर के टायर की ब्लास्टिंग करने की भी ज़रूरत है। इसके दूसरे कंपोनेंट की बात करें, जैसे इसमें रेडिएटर होता है जो कि ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखता है, तो इसमें कूलेंट जो है, उसमें पानी की जो एक लेवल होती है वो हमेशा जो उसमें मार्क लेवल है उससे हमेशा अनुसार ही देनी चाहिए। साथ में अगर आपको धुआं, अगर आप देख रहे हैं कि धुआं सफ़ेद रंग का है, दैट इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो फ्यूल है उसमें कुछ नमी की मात्रा है जिसके वजह से धुआं जो है वो सफ़ेद में हो रहा है। या फिर अगर धुआं जो है वो ब्लू रंग का आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ईंधन में जो है वो कुछ कचरे की उपस्थिति है। अगर इसके फिर हम बात करें इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट जो इस्तेमाल करते तेल की, तो तेल में हमें सबसे पहले ध्यान देने की बातें हैं कि जो इसकी इंजन ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, तो इंजन ऑयल हमें इस्तेमाल करते एक समय हमें ध्यान देना है कि वो जो भी है वो साफ़ हो और हमें इसका समय समय पे जो लेवल है वो चेक करना चाहिए। धुआं निकालने वाली ट्यूब में जमे कार्बन को साफ करें। इंजन में तेल को बदलने के लिए नाली प्लग से तेल को बाहर निकालें और सही ग्रेड का साफ तेल भर दें। धात्विक तेल से फिल्टर को साफ करते रहें। क्लच और ब्रेक के फील प्ले की जांच करते रहें। ट्रैक्टर को हमेशा सही गियर में चलाना चाहिए। गलत गियर चुनने पर ईंधन की खपत 20 से 30% अधिक होती है और खेत की जुताई का आउटपुट करीब 40 से 50% तक घट सकता है। इसलिए ट्रैक्टर में हमेशा भार को ढुलाई क्षमता के अनुसार ही रखें। इंजन ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इंजन को थोड़ी देर अगर ऑन है तो उसको 15 मिनट तक ठंडा होने दें। इंजन जब ठंडा हो जाए तभी हम उसके तेल का जो है लेवल वो नापें। अब जो भी आपके फ्यूल है वो निकाल दे बाहर, फिर जो है आप नया उसमें फ्यूल भरें। इससे आपके जो है उम्र जो उसका फ्यूल टैंक है वो साफ रहेगा और उसकी उम्र अधिक रहेगी। एवं इसमें अलावा जो लुब्रिकेंट ऑयल जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, तो लुब्रिकेंट ऑयल का भी जो टैंक है वो भी सही पूर्वक भरी रहे। उसके अलावा हमें और भी जैसे अलग अलग चीज़ों का ध्यान, कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसमें जैसे इसके नट बोल्ट्स हो गए। एवं जो एक चीज़, जब इसके पेडल होते हैं तो पेडल पे हमेशा ध्यान रखें कि पेडल साफ हो, ताकि जब ट्रैक्टर ऑपरेटर इस पर चढ़े तो उनका पैर स्लिप ना हो और किसी दुर्घटना से वो बच सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके